एपिसोड 101 हैप्पी बर्थडे ड्रामा क्वीन बानी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरे में ठीक से देख पाने की वजह उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उस शख्स ने बानी वो एक अपनी बाहों में उठा लिया है, जिससे बानी हकी बकी रह गई थी और कुछ कहती है। तभी वो उसे अपनी बाहों में लेकर सीढ़ियों से उतरने लगा और वही बानी उसका थोड़ा सा चेहरा देख पा रही थी, जिससे बनाई को पता चला कि उसने अपनी आंखों से नाक तक अपना चेहरा एक आइस वाले स्टाइलिश मास्क से कवर किया हुआ है, जिससे बानी को उसके हल्के हल्के नजर आ रहे थे जिनमें डेविल स्माइल थी। तभी वो शख्स बानी को एकदम से अपनी बाहों से नीचे उतार देता है और बानी से एकदम से दूर हो जाती है और वही बानी अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करती है। तभी एकदम से वहां पर हल्की सी वाइट कलर की लाइट की रोशनी बानी पर पड़ती है, जिससे बानी अपने दोनों हाथों को अपनी आंखें के आगे रखकर अपनी आंखों को कवर कर लेती है। तभी बानी को के जूते के चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे बानी अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाकर सामने देखने की कोशिश कर रही थी, जो चलकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहा था, जिसे बानी करीब से देख पाती। तभी वो फिर से बीच में ही रुक जाता है, जिसे देखकर बानी उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एकदम से गायब हो जाता है। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने होशियारी मत करो, अपना ये नाटक बंद करो। और तुम सामने क्यों आ रहे हो? कौन हो तुम? ये सब करना बंद करो, समझे, और मेरे सामने आओ, बानी ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर कौन है? और अपनी बात कहते हुए बानी की आंखें में आंसू बह रहे थे। तभी कोई पीछे से उसकी कमर पर हाथ रख देता है और उसके कान में अपनी गर्म सांसें को छूते हुए उसे अपनी तरफ पलट देता है। जिस बानी अपने सामने उसी शख्स को देखती है जिसने उसे अपनी बाहों में उठाया, और अभी भी उसने अपनी आंखों में ब्लैक कलर आइस ईगल मास्क पहना हुआ था, जिससे बानी को उसका चेहरा सही नजर आ रहा था। तभी वो आदमी बानी का एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरा उसकी कमर पर रखकर अपने करीब खींचकर खुद गाना गाते हुए डांस करने लगा। अब आगे बानी उस शख्स से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो बानी को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा था और बहुत ही करीबी से बानी के साथ डांस कर रहा था, जिससे बानी को कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी थी। लेकिन तभी बुरा भी लग रही था कि क्योंकि ये फीलिंग उसे तब महसूस होती थी जब आरव उसके पास उसे छूता था। वही बानी अब आरव के बारे में सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जिससे वो शख्स पानी के करीब होते हुए बानी के गाल पर गीले हुए आंसू की बूंद को पी लेता है, जिससे उसके सख्त बानी के गाल में स्पर्श हो जाते हैं, जिससे बानी हैरानी से उसे देखने लगी। और क्योंकि पता नहीं पर बानी को न तो गुस्सा आया और न ही बुरा, बल्कि उसे सुकून महसूस हो रहा था। तभी बानी उस शख्स के गाल में हाथ रखने ही लगी थी कि तभी वो बानी का हाथ पकड़कर अपने सेते हुए बानी से मुस्करा कर कहता है, हैप्पी बर्थडे माय ड्रामा क्वीन। ये आवाज सुनकर बनी का दिल अब जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि ये आवाज आरव की थी जिसे वो अच्छे से पहचानती थी। तभी बानी कुछ कहती तभी वो शख्स अपनी आंखें से मास्क हटा देता है, जिससे बानी की आंखों के सामने सच में आरव का चेहरा था, जिसे देखकर बानी जल्दी से आरव को हग कर लेती है और जोर जोर से रोने लगी थी, जिसे ऐसे रोते हुए देखकर आरव उसे अपने सीने से लगाकर उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी थी, लेकिन मैं वो सब बस नाटक कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज देना चाहता था, जिससे तुम सच में शॉक्ड हो जाओ। अब रोना बंद करो, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तो कभी तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं करूँगा। अगर तुम चाहो तब भी नहीं, जबरदस्ती अपने पास रखूंगा। अब रोना बंद भी कर दो। सुबह से रोकर तुम थक नहीं रही हो क्या, जो अभी भी रो रही हो? आरव, जिसने बस रानी के साथ बस छोटा सा नाटक किया था डायवर्स के नाम पर, क्योंकि वो बानी को ऐसे ही सरप्राइज देना चाहता था, ताकि जब वो बानी का बर्थडे सेलिब्रेट करे तो बानी को बस आरव की आंखों में उसके बस प्यार नजर आए, जो वो बानी से बेहद करता था। पर वही बानी जो आरव के इस छोटे से नाटक ने उसे अंदर से डरा दिया गया और उसका दिल टूट गया था, इसलिए अभी अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रही थी कि सच में आरव उसके पास है और वो उसे हग कर सकती है। आपको पता है मैं कितना डर गई थी,
मेरा दिल टूट गया था कि इतना दर्द हो रहा था मुझे जब आपने कहा कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। बस सब नाटक था और वो डाइवोर्स की बात करी। मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप जानबूझकर मुझे हर्ट कर रहे थे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज कभी भी मेरे साथ ऐसा नाटक मत करिएगा, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बानी ने रोते हुए आरव की कोट को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में कसकर भरते हुए कहा, जिससे आरव बानी के सर पर अंडस को करते हुए कहता है, मत छोड़ना, ऐसे में अपने पास पकड़ कर रखना, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी शार्प रैबिट ऐसे ही मेरे पास रहे। वही ये सुनकर बानी आरव को कुछ कहती तभी आरव उसका आंसू से भीगा हुआ चेहरा देखता है जो उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू से अभी भीग रहा था, जिसे आरव अपने हाथ से साफ करते हुए कहता है, स्टॉप इट क्राइंग, तुम रो रो कर अपना चेहरा खराब कर रही हो। प्लीज रोना बंद करो, वरना बाद में मुझे ही परेशान करके कहूंगी कि मैंने तुम्हें रोना दिया। आपको तो सही से मानना भी नहीं आता है, खड़ूस बॉस, बानी ने मुंह बनाकर आरव से कहा, जिससे आरव बानी के नाक पर हल्की सी बाइट करते हुए कहता है, बॉस नहीं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, शादी हुई है और वो भी 2 बार, समझी ये बात मत भूलना। चलो बाहर, पार्टी में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्या पार्टी और लोग? बानी ने आरव से हैरानी से पूछा। हाँ, अब क्या हुआ? यही तो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी सोच कर रखी हुई थी, चलो अब। आरव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे बानी आरव से अपना हाथ छुड़ा देती है और जल्दी से खुद ही आरव का फोन उसके पॉकेट में से निकालकर फोन पर समरा पर अपने चेहरे को देखकर आरव से कहती है, मेरी आंखें तो देखिए कितनी सूजी हुई लग रही है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, नहीं आप वो सब करते और नहीं मैं इतना ज्यादा रोती। मैं कितनी अजीब सी लग रही हूँ और आप मुझे ऐसे पार्टी में लेकर जाना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। पार्टी में सब मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। वही अब आरव बानी की ड्रामे वाली बात सुनकर उसे गहरी सांस लेते हुए कहता है, पर तुम ऐसे में ब्यूटीफुल लग रही हो, तो चलो अब। नहीं, आप बस मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। मैं ऐसी सूजी हुई आंखों के साथ नहीं जाने वाली। बानी ने अभी फोन पर अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, जिससे आरव उसके हाथ से फोन छीन लेता है और इरिटेट होते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर खुद ही ले जाने लगता है, जिससे बानी बार बार उसे उतारने के लिए बोल रही थी, लेकिन आरव उसकी एक बार भी नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे ही आरव बानी को बाहर गार्डन में रखी हुई पार्टी में लोगों के बीच में लेकर आया तो बानी ने चिल्लाना बंद कर दिया और अब वो शर्मा रही है, क्योंकि आरव ने सबके सामने उसे अपनी गोद में उठाकर रखा हुआ था और उसे अंडस को बड़ी ही अंडस को इडल स्टाइल में उठाकर चल रहा था, जिससे बानी के गोरे गोरे क्यों लाल हो रहे थे। और वो धीरे से आरव से कहती है, मुझे नीचे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं। सो व्हाट, वो उनकी प्रॉब्लम है। तुम मेरी वाइफ हो, मैंने अपनी वाइफ को उठाया है, न कि अंडस को बड़ी और की। आरव ने वैसे ही चलते हुए कहा। तभी बानी तपाक से बोली, अंडस को बड़ी ही और को उठाने को कोशिश भी करी न तो मुंह नोच लूंगी मैं उसका और साथ में आपके हाथ को काट दूंगी। वही ये सुनकर आरव बानी को घूरता है और फिर कुछ न कहकर अपनी बाहों में से आराम से उतार देता है, जहां बानी के सामने एक बहुत केक था जिसमें आरव और बानी की वही फोटो बानी हुई थी जब उन्होंने गांव में प्ले किया था, जिसमें बानी बिगड़ी हुई राजकुमारी और आरव बिगड़ी हुई राजकुमारी का चाहने वाला राजकुमार, जिसमें दोनों बेहद करीब थे, जिसे देखकर बानी के फेस पर मुस्कान आ गई थी। तभी बानी के पास आकर निधि और वीर दोनों उसे विश करते हैं और उसे गिफ्ट कर देते हैं। वही अब आरव बानी का हाथ में नाइफ देकर उसे केक काटने के लिए कहता है, जिससे बानी आरव का हाथ पकड़कर खुद उसके साथ केक कट कर देती है और प्यार से आरव को खिला देती है। और अब आरव के हाथ से केक खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो आरव थोड़ा सा केक उसकी नाक में लगा कर कहता है, हैप्पी बर्थडे वीफी। वही बानी आरव को घूरते हुए बोली, थैंक यू, लेकिन मुझे भी केक खाना था। वही अब आरव एक का एक टुकड़ा बानी के मुंह में डालकर भर देता है, जिसे बानी अपने फूले हुए गालों के साथ आरव को देखकर घूर कर खाने लगी और केक खाने के बाद उसे कुछ बोल पाती तभी वहां पर ढोल नगाड़े के जोर जोर से बजाते हुए सुल्तान अपनी पलटन के साथ आ धमका, जिसे देखकर बानी खुशी से कहती है, बड़े भैया,
और वही सुल्तान को देखकर आरव गुस्से में खुद से कहता है, मैंने ये पार्टी जानबूझ है यहाँ पर रखी हुई थी ताकि ये मेरी वाइफ पागल भाई यहाँ न आ सके, लेकिन ये यहाँ पर भी आ धमका। बानी जो आरव को वही छोड़ सुल्तान के साथ डोल नगाड़े को देखकर खुश होते हुए डांस कर रही थी, क्योंकि इस पर डांस करने का एक अलग ही मजा है, जिन्हें देखकर आरव को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो बानी को रोक नहीं पा रहा था। तभी वीर उसके पास आकर उसे धीरे से कहता है, तू जहाँ जहाँ अपनी वाइफ को लेकर जाएगा तेरा पागल साला तेरा साया बनकर तेरा पास वहाँ वहाँ आएगा। आई वॉन्ट किल हिम। मन करता है इसकी जान ले लूं और ले भी लूंगी अगर ये आदमी मेरे घर और मेरी वाइफ से बहुत नहीं रहा। आरव ने सुल्तान को बानी के साथ डांस करते हुए देखकर वीर से कहा। कोकेक का पीस खुद खाते हुए उसे कहता है, रहने दे, वैसे भी बेचारा पागल है, और फिर तेरी वाइफ ने उसे तेरे घर में अपना देहज बनाकर रख दिया है तो तू कुछ नहीं कर सकता है। तेरा साला तेरे घर से भी निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ढीठ है। याद नहीं है क्या कैसे अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ टपका था तेरे घर में और तूने उसे मारकर भी निकलना चाहा, फिर भी नहीं गया, ऊपर से अपनी पलटन के साथ तेरे घर में दावा बोल दिया। सुल्तान जो अब बानी आरव के साथ खुराना मेंशन में अपनी पलटन के साथ रहता था, जिससे आरव को गुस्सा इरिटेंशन होती थी। आरव ने सुल्तान को अपने घर से निकलने के लिए कहा था, लेकिन सुल्तान बहुत ज्यादा ढीठ था कि जाने का नाम नहीं लेता था। बस जितना हो सके बानी को आरव से दूर रखने की कोशिश करता था, जिस वजह से आरव ने बानी की बर्थडे पार्टी को खुरना मेंशन में नहीं बल्कि अपने न्यू विला में अरेंज करी थी, ताकि सुल्तान बानी की बर्थडे पार्टी और उन दोनों से दूर रहे। लेकिन सुल्तान यहाँ भी आ गया और यहाँ भी वो वही कर रहा था। बानी आरव को छोड़कर सुल्तान के साथ डांस एंजॉय कर रही थी, जिससे आरव बानी के पास जाकर उसे कुछ बोल पाता। तभी सुल्तान आरव का हाथ पकड़कर हवा में उठाकर उसे भी डोल और नगाड़े में डांस करने के लिए कहता है, जिससे आरव सुल्तान को अपनी आंखों से घूर कर देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया है यहाँ पर। हाँ मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तो खुद आया हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुल्तान ने आरव को जीभ दिखाकर कहा और एक हाथ अपने सर और दूसरा अपनी कमर पर रखकर मटकते हुए डांस करने लगा। वही निधि भी उन्हें एकदम से ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि अपनी दोस्त को इतना एंजॉय करते हुए देखकर वो भी अपने आप को रोक नहीं सकती थी। इसके बानी के साथ सेम स्टेप करने लगी, जिससे सुल्तान निधि के साथ डांस कर रहा है और सीटियां मार रहा था, जिससे बानी भी अपने मुंह से जोर से सीटी मार रही थी। वही अब पार्टी का माहौल बदल गया था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले कितनी शांत पार्टी चल रही थी कि अब पार्टी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अंडस को बड़ी ही बारात दरवाजे पर बस डांस करते हुए पहुंच जाएगी। वही पार्टी में आए हुए कुछ ही गेस्ट थे, जिसे आरव अपनी आंखों से भेज देता है और बानी को घूर कर उसके पास आते हुए उसे उल्टा अपने कंधे पे टांग लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसका ध्यान बानी और आरव पर जाता नहीं है, बल्कि वो तो निधि के साथ डांस कर रहा था, जिसे अब वीर को गुस्सा आ रहा था। सुल्तान निधि के साथ डांस कर रहा था, जिससे वीर भी आता है और निधि को अपनी गोद में लेकर चला जाता है। और वही पार्टी में अब सुल्तान इस मस्ती में झूम कर हवा में पतंग उड़ाते हुए स्टेप के साथ तो कभी ऋतिक रोशन का हुक स्टेप, तरह तरह अतरंगी स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी में डांस करने में बिजी हो गया था। वही आरव बानी को विला के टॉप फ्लोर के रूम की एक बहुत बड़ी बालकनी में लेकर आ गया था, जहां पर पूरा शहर और खुला आसमान बेहद खूबसूरत लग रहा था। वही बालकनी में खड़े होकर आरव बानी को शिद्दत के साथ बानी के लिप्स पर अंडरस्को कर रहा था। वही बानी सांस भी नहीं ले पा रही थी। आरव बानी के लिप्स को अपने लिप्स पर पैक करते हुए मुंह के अंदर अपनी टंग को बानी के टंग से उलझाते हुए अंडरस्को कर रहा था, जिससे अब बानी की सांसें उखड़ने लगी और वो आरव को खुद से दूर करने के लिए उसके सीने पर हाथ रखते हुए धक्का देने लगी, जिससे आरव बानी के लोअर लिप्स पर जोर से बाइट कर लेता है और बानी को छोड़ कर देता है। वही बानी गुस्से में आरव को घूर कर कहती है, बाइट क्यों किया? क्योंकि तुम मुझे मेरी अंडरस्को के बीच में इरिटेट कर रही थी, इसलिए पनिशमेंट दे दी। आरव को बानी के फिर से करीब आते हुए कहा, जिससे बानी आरव को दूर करते हुए बोली, मुझे मेरा जन्मदिन का तोहफा नहीं दिया है और पनिशमेंट दे रहे हैं, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए।
वही ये सुनकर आरव अपने कोट के अंदर से कुछ पेपर निकलता है जिसे देखकर बानी घबरा जाती है और कहती है, क्या आप मुझे सच में डाइवर्स देंगे गिफ्ट के तौर पर? आरव बानी की बात सुनकर हंसते हुए बोला, इतनी लकी भी नहीं हो कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल सकता है, समझी? चलो अब अपना सरप्राइज देखो। कहते हुए आरव ने बानी को वो पेपर्स पकड़ा दिए और वही बानी आरव को देखकर डरते हुए सही लेकिन पेपर्स को खोलकर देखने लगी, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये कंफर्म हो चुका था उसे ये कोई डाइवर्स पेपर्स नहीं है, तो थोड़ा सुकून था। लेकिन तभी आरव को देखकर मुंह में कार बोली, ये क्या लिखा है इसमें? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद ही बता दीजिए। वही ये सुनकर आरव बानी से पेपर्स लेते हुए उसे अपनी पॉकेट में रखकर बोलता है, मैंने ये विला तुम्हारे नाम किया है, आज से तुम यहाँ की मालकिन हो, गिफ्ट है मेरी तरफ से अपनी वाइफ के लिए, कि अब बोलो कैसा लगा? वही बानी जो आरव की बात सुनकर शॉक में जा चुकी थी, लेकिन तभी चीखते हुए उछलकर आरव से बोली, क्या सच? आप सच बोल रहे हो? ये मेरा विला है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। सच में ये विला बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आए है। खूबसूरत है तभी तो अपनी खूबसूरत वाइफ के लिए बनवाया है, ताकि तुम्हारी खूबसूरती के साथ ये विला भी खूबसूरत हो जाए। आरव ने बानी के माथे को तारांकन कर कर कहा। वही अब बानी आरव की बात से शर्मा रही थी कि तभी आरव उसे अपनी गोद में उठाकर बालकनी में बिछाए हुए मोटे और बड़े से गधे पर लिटा देता है, जहां पर फूलों और आसपास रखे हुए बैलून से थोड़ा थोड़ा माहौल डेकोरेट कर रोमांटिक लग रहा था। आरव बानी को इंटेंस नज़रों से देखने लगा, जो उसे देखकर अपनी पलकें झुकाकर उसे कहती है, प्लीज ऐसे मत देखिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। वही आरव अभी इंटेंस नज़रों से उसे देखकर अपने कपड़े उतार कर बानी से कहता है, मैं देख कर रहूंगा और तुम्हारे साथ पूरी रात को तुम्हें खुद को महसूस करूंगा, और वो भी बैडली, सो टॉलरेट मी। ये कहकर आरव बानी के बॉडी पर हाथ फिराते हुए बानी के सीने को सहलाने लगा, जिससे बानी की आंखें बड़ी हो रही है, और वही आरव बानी के गाउन को उतार कर साइड में रख देता है और फिर से बानी को देखकर मुस्कुरा रहा कहता है, अब तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और हॉट लग रही हो। वही ये सुनकर बानी अपने दोनों हाथों को अपने सीने में कवर कर लेती है, जिससे आरव टेडी स्माइल करते हुए यूएस के हाथ को अपने हाथों से पकड़कर हटा लेता है और बानी के उभारों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे बानी तड़प उठी। तभी आरव उसकी उभारों के साथ छेड़खानी करते हुए अपने हाथों को बानी के अंदर ले जाता है, जिसके एहसास से बानी की सांसें ठंडी हो जाती है और वो आरव को देखकर नमे सर हिला देती है, लेकिन आरव डेविल स्माइल कर देता है और अपने हाथ को उसके अंदर मजबूत कर देता है, जिससे बानी के आह भरी आवाज निकल रही थी। तभी आरव बानी के बाहों में थी और आरव उस पर समाया हुआ था, और वही बानी मदहोशी के सागर में मदहोश हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ निधि और वीर भी एक दूसरे में समाकर खोए हुए थे, जहां पर बस प्यार ही प्यार थले। तो वही कोई ऐसा था जो प्यार और अपनी तड़प के लिए पागल हो रहा था। एक लड़की जो वीर की फोटो को लेकर बिना कपड़े के साथ बेड पे लेटी हुई थी और वीर को फोटो को तारांकन रही थी, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी नहीं था, जिससे वो जल्दी से फ़ोन पर कुछ टाइप करती हुई अंडिस को बड़ी ही को सेंड कर देती है। तभी 5 मिनट के बाद कोई उसके रूम में आता है और एकदम से दरवाज़ा बंद करके उसे उस हालत में देखकर खुद भी अपने कपड़े उतारने लगा और जल्दी से उस लड़की के पैरों पड़ने लगा, जिससे वो लड़की उस लड़के को अपनी भारी सांस से कहती है, प्लीज डू इट फास्ट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ प्लीज। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का उसके दोनों पैरों को स्प्रेड करके खुद उसके अंदर समा जाता है, जिससे वो लड़की की आंखों में आंसू बह, साथ ही और तड़प जिसे मिटाने के लिए वो उस लड़के को वीर समझ गया, इमेजिन करने लगी और उसे वीर वीर का नाम लेनी। अगले सुबह सूरज की पहली और हल्की सी चमकीली रोशनी जैसे वो सोती हुई बानी के चेहरे को गिरी, तभी बानी की आंखें खुल गई और जैसे ही पलके को उठाकर देखा था, आरव का हैंडसम और चार्मिंग फेस उसके बेहद करीब था, क्योंकि आरव ने बानी को अपनी बाहों में भरकर जो उसे सुलाया हुआ था। बानी के शरीर में बस आरव की शर्ट थी, जो आरव उसे रात को सोते हुए खुद पहनाता था। वही आरव को देखकर बानी के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ जाती है।
सोते हुए आरव जितना हॉट लग रहा है उतनी ही उस बंद आंखों में मासूमियत झलक रही थी, जिसे सुनकर बानी अब मुंह बना लेती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आरव कोई मासूम नहीं, जल्लाद हिटलर का भी बाप था। 24 घंटे रोड बंद कर रहता था और उसे डांटता रहता था। लेकिन बानी को रोड आरव ही ज्यादा पसंद था। बानी धीरे से अपने को आरव के से छूने की कोशिश करती है क्योंकि वो खुद से आरव को अंडरस्को करना चाहती है, क्योंकि आरव ही उसे अंडरस्को करता। लेकिन आज बानी खुद ही आरव को अंडरस्को करना चाहती थी। अब इतना हैंडसम पति का चेहरा उसकी आंखों के सामने और करीब था जिसका पूरा फायदा उठाने वाली थी, और वो भी बिना आरव को पता चले। पर जैसे ही बानी आरव को अंडरस्को करने के लिए अपने चेहरे को आरव के चेहरे के करीब लाती है और अपने को आरव के को रखकर उसे अंडरस्को करने लगी, तभी आरव खुद उसे बाहों में भरते हुए बानी को अपने नीचे करके बानी के ऊपर आते हुए अंडरस्को करने लगा, जिससे बानी हैरान हो गई। वही आरव बानी को कुछ देर ऐसे ही सक करने लगा और तभी बानी के बगल में आकर बानी को देखकर स्माइल करने लगता है, जिससे बानी आरव को देखकर मुंह बनाकर कहती है, तो आप पहले से ही उठ चुके थे, आप बहुत ज्यादा बुरे हैं। क्यों? तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम मुझे खुद अंडरस्को नहीं कर पाई? वैसे तुम्हारा इरादा क्या था मेरे साथ करने का? आरव ने बानी से बोला। इरादा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। ये कहकर बानी उठने लगी, जिसे आरव फिर से अपनी बाहों में भरकर नीचे गिरा देता है और बानी को फिर से अंडरस्को करने लगा, जिसे बानी रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? मुझे मेरी शूटिंग में जाना है, छोड़िए मुझे शावर लेने जाना है। वही ये सुनकर आरव रुक जाता है और बानी के गाल को तारांकन कर बोला, चलो आज हम दोनों साथ में शावर लेंगे। कहकर आरव बानी को गोद में उठा लेता है। वही बानी आरव को मना करने लगी, लेकिन आरव ने उसकी एक नहीं सुनी और बानी को गोद में उठाकर बालकनी से रूम में आकर वॉशरूम से घुस जाता है। जिसके कुछ देर बाद आरव और बानी बाथरूम पहनकर बाहर आ जाते हैं, जहां आरव बहुत एक्टिव लग रहा था तो वही बानी आरव से गुस्से में घूर रही थी। उसका गले में लाल और गुलाबी रंग के निशान थे, जिसे देखकर आरव अपने बालों को टॉवल से पोंछकर डेविल स्माइल कर रहा था। वही बानी गुस्से में आरव को देखकर अपने पैर को पटककर क्लोजेट रूम में चली जाती है। बानी, जिसने हाईनेक और फुल स्लीव वाइट कलर का टॉप और उसके साथ ब्लैक लॉन्ग घाघरा पहना हुआ और बालों को आगे से पिनिप करके खुला रखा हुआ था, जिसमें बानी सुंदर और प्यारी सी लग रही थी और अभी सुल्तान के साथ जाने लगी थी कि तभी पीछे से आरव बानी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे बानी आरव को देखकर कुछ बोल पाती। तभी सुल्तान ने कहा, मेरे बहना के पति, आज मैं बहना को ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे उसकी मूवी की शूटिंग देखनी है, तो तुम अपने ऑफिस जाओ। चलो बहना, कह रहे सुल्तान आरव का हाथ बानी से हटाने लगा, जिससे आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे सुल्तान के सामने अपनी करीब खींच लेता है और बानी की कमर पर अपना एक हाथ डालकर सुल्तान को देखकर बोलता है, मैं खुद अपनी वाइफ को ड्रॉप कर दूंगा, तो तुम मुझे और मेरी वाइफ को स्पेस दिया करो, समझे? मुंह उठाकर कभी भी आ जाते हो। मेरी वाइफ तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तो हम दोनों की जिंदगी से निकल जाओ। वही ये सुनकर सुल्तान आरव को गुस्से में देखने लगा, लेकिन तभी बानी को देखकर इमोशनल होते हुए बोला, बहना देखो, तुम्हारा पति तुम्हारे भाई से क्या बोल रहा है। तुम मेरी बहन नहीं हो और मुझे जाने के लिए बोल रही है। अब तुम ही बताओ, मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, तो तुम्हें छोड़कर अंडरस्को के पास जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें बोझ लगता हूँ? बोलो बहना। बानी, जो सुल्तान की बात से इफेक्ट हो जाती है और मना करते हुए बोली, नहीं बड़े भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहन हूँ, तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। और फिर ये कहकर बानी आरव को देखकर बोली, और आपको अंडरस्को बड़ी ई की भी बात पर बुरा होने की जरूरत नहीं है। ओके बहना, मैं अच्छे से समझ गया हूँ। मैं बाहर कार रेडी करता हूँ, तो तुम आ जाना, ठीक है? कहते हुए सुल्तान खुश होते हुए आरव को इविलसी देकर चला जाता है। वही बानी भी अब जाने लगी थी कि आरव उसका हाथ कसकर पकड़कर बोलता है, तुम उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं रोज तुम्हें छोड़ता हूं ना, तो मेरे साथ मेरी कार में चलो। बानी आरव को देखकर मुंह बनाकर कहती है, मुझे अच्छे से पता है आपको मेरे बड़े भैया से जलन होती है न। आई यू मेड
मुझे उससे जलन नहीं, उसे देखकर गुस्सा आता है। वो जबरदस्ती हमारे घर में आकर रह रहा है और हमारी प्राइवेसी के बीच में इंटरफियर करता रहता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इस विला में लेकर आया हूँ कि हम दोनों यहाँ पर अपनी प्राइवेसी में कुछ स्पेंड करें। आरव ने बेहद चिंते में कहा, जिससे बानी आरव के गले में अपनी बाहें डालकर उसे प्यार से कहती हैं, आपको पता है ना, आपके अलावा वो भी मुझे प्यार करते हैं, बस एक छोटी बहन समझकर। पहले सच में मुझे भी उन पर गुस्सा आता था, लेकिन जब मुझे भी एहसास हुआ कि मैं क्यों उनका दिल दुखा रही हूँ, उन्हें बस मुझसे एक बहन का प्यार चाहिए न, और वो भी बिना कुछ मतलब के। उनकी परवाह, उनका प्यार और उनका नाजुक दिल जो सच में बहुत अच्छा है, और मैं ऐसे प्यार करने वाले भाई को हट नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी बड़े भैया का दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो गुस्सा करे, क्योंकि आपको तो मैं कैसे भी करके रोक सकती हूँ पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं। और बड़े बड़े भैया कुछ दिन के लिए तो हमारे साथ रहना चाहते हैं, बाद भी चले जाएंगे न। आप प्लीज गुस्सा मत करो, मैं उसे जान से मार दूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, क्योंकि तुमने कहा है कि मैं उसे कुछ न करूं। आरव ने बानी से कहा। अच्छा अब चले, बानी ने आरव से कहा। लेकिन मेरी कार में, आरव ने जवाब दिया था, जिससे बानी आरव की कार में बैठकर चली जाती है, जिसे जाते हुए देखकर सुल्तान मुंह बनाकर कहता है, कमीना जीजा मिला है तुझे, अपने ही साले से जलता है। लेकिन मेरी बहना तो उसके साथ चलो गई और मुझे भी शूटिंग देखनी थी। वहीं दूसरी तरफ निधि और वीर ऑफिस पहुंच चुके थे, जहां निधि पार्किंग एरिया से वीर की कार में वीर को देखकर मुस्कुराकर उतरकर ऑफिस के अंदर नॉर्मल गेट से चली जाती है, क्योंकि अभी तक ऑफिस में अंडरस्कोप बड़ी ई को पता नहीं चला था और न ही निधि और वीर ने अंडरस्कोप बड़ी ई को बताया था कि वह दोनों पति पत्नी है। वही निधि जो ये दिखाने के लिए ही ऑफिस में आकर नॉर्मल गेट से अंदर आती थी, जिससे अंडरस्कोप बड़ी ई को निधि पर शक भी नहीं हुआ था। और वही वीर निधि के जाने के बाद पार्किंग एरिया में एक प्राइवेट लिफ्ट से ऑफिस के अंदर अपने केबिन में पहुंच जाता है। वही निधि ऑफिस में काम कर रही थी कि वो एक लड़का निधि को देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। निधि को देखकर वो लड़का उसके पास आते हुए मुस्कुराकर विश करते हुए कहता है, हे निधि गुड मॉर्निंग, तुम तो मुझसे बात नहीं करती हो, क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ? वही निधि उसे देखकर उसकी बात पर थोड़ा सा झिझक के साथ बोली, ऐसा कुछ नहीं है आदि, वो मुझे ज्यादा लोगों से बात करने की आदत है न बस, और फिर मैंने कुछ समय पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है न, तो बस ऑफिस का काम होता है मेरे पास। यार तुम सच में अजीब हो, मुझसे बात न करने के लिए अपनी आदत और ऑफिस का बहाना मार रही हो, आदि ने उसे देखकर कहा, जिससे निधि उसे देखने लगी, क्योंकि निधि को सच में ऑफिस में ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, वो बस अपने काम से मतलब रखती थी। तभी निधि का फोन रिंग होने लगा, जिस पर हबी शो हो रहा था, जिसे आदि भी देख लेता है और निधि से कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात को माइंड मत करना, हम बाद में बात करते हैं। और ये कह निधि के सामने स्माइल, लेकिन तभी गुस्से से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद, वो लड़का तुम्हारे साथ क्या बात कर रहा था और तुम उसे ऐसे क्यों देख रही थी? फोन पर गुस्से में वीर ने निधि से कहा, जो अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन पर निधि को देख रहा था। निधि वीर की बात सुनकर अपने साइड वाली वॉल पर सीसीटीवी कैमरा देखकर नाराज होते हुए कहती है, सर ये क्या हरकत है, आप मुझ पर नजर रख रहे हैं, मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपकी ही वाइफ हूँ और आप मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं भाग जाऊंगी। वही निधि की इस बात को सुनकर और लैपटॉप पर निधि के क्यूट से चेहरे को देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो ये सब कहते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। और वो तभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर निधि को छूते हुए बोला, बीवी तुम्हारे गले मेरे नाम का जो मंगलसूत्र है न, ये मैंने इतनी मजबूती से तुम्हें पहनाया है कि तुम भाग क्या अब सोच भी नहीं सकती हो। वैसे इस वक्त तुम क्यूट लग रही हो, तुम्हें देखकर मुझे तुम्हें अंडरस्कोर करने का मन कर रहा है, तो प्लीज मेरे केबिन में आओ न। नहीं मुझे नहीं आना, मुझे अच्छे से पता है आप अंडरस्कोर करने के साथ पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, कहते हुए निधि ने मुंह बना दिया था। जिसे लैपटॉप पर देखकर वीर बोला, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो,
अपने हस्बैंड और उसके इरादे के बारे तुम्हें पहले से पता है। चलो अब पता है तो आ जाओ न, क्यों तड़पा रही हो। वही ये सुनकर निधि अपना सर एक हाथ से पकड़कर फोन पर कहती है, चुपचाप अपना काम करिए समझे, और ऐसे हर रोज मुझे केबिन में बुलाते रहेंगे तो सब गलत सोचते रहेंगे, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। आप काम कर लीजिए और मुझे भी करने दीजिए, वैसे भी रात को आप कहाँ मुझे छोड़ते हैं। कहकर निधि ने फोन काट देता था तो वही वीर निधि को लैपटॉप पर घूरने लगा। बीवी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो ना, तो फिर ठीक है, अब देखना तुम कैसे मेरे केबिन में नहीं आती हो। वही निधि अपना काम करने लगी थी, तभी उसने थोड़ा ब्रेक लिया और उठकर कैंटीन की तरफ जाने लगी और अपने लिए कॉफी का मग खरीद रही थी कि तभी उसके पीछे थोड़े करीब खड़ा निधि के बालों को सनीफ करने लगा, लेकिन तभी थोड़ा सा दूर होकर निधि के सामने आते हुए बोला, निधि मैंने तुम्हारे लिए कॉफी ले ली है तो अपने लिए तुम रहने दो। वही निधि आदि के हाथ में कॉफी के 2 मग देख कर कहती है, पर मैंने तो नहीं कहा था तुमसे, फिर तुमने ये मेरे लिए क्यों ली। ओह निधि यार, तो क्या हो गया, हम दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं और एक दूसरे के कलीग है, तो मैं खुद तुम्हारे पास एक कॉफी ले सकता हूँ। अच्छा ये लो, चलो कॉफी पीते हैं। आदि ने निधि को कॉफी का मग पकड़ा कर कहा और निधि के साथ अभी एक टेबल पर बैठकर निधि की खूबसूरती को देखकर कॉफी की सिप को धीरे धीरे पीने लगा। वही निधि भी आराम से कॉफी पी रही थी, तभी आदि ने उसे कहा, निधि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वही ये सुनकर निधि उसे देखने लगी। मुझे पता है तुम शादीशुदा हो और तुम अंडरस्कोप बड़ी ई और की पत्नी हो, लेकिन पता है मैं फिर भी तुम्हारी तरह अट्रैक्ट हो रहा हूँ। हाँ, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं उस समय तुमसे बात करने की कोशिश करने के बारे में सोचता था, लेकिन कर नहीं पाता था, लेकिन आज तुम अंडरस्कोप बड़ी ई और के साथ हो तो मैं आज पछता रहा हूँ। काश मैंने उस समय थोड़ी कोशिश करी होती तो हम दोनों साथ होते, इनफैक्ट तुम्हारे हस्बैंड की जगह मैं खुद होता। मुझे इस बात का गिल्ट है बहुत ज्यादा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कहते हुए आदि थोड़ा सा निराश हो गया, जिससे वही निधि अनकंफर्टेबल होने लगी और आदि से कहती है, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ, तो अब आज के बाद मुझसे बात मत करना। कहकर निधि वहां से नाराज होकर चली जाती है। जिसके बाद आदि आराम से कॉफी पीते हुए बोला, आदि ये निधि तो सब लड़की से अलग है, ये इतनी जल्दी तेरे हाथ नहीं लगने वाली है, कुछ बड़ा सोचना होगा ताकि ये निधि तेरी झूठी बात में आराम से फंस जाए। आदि जो इस ऑफिस में निधि के साथ काम करता था, लेकिन उसे नई नई खूबसूरत लड़कियों पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट होता था, इसलिए उसने ऑफिस की सभी लड़कियों को ट्रिक किया था। लेकिन शादी से पहले निधि कहाँ उसे खूबसूरत लगती थी, क्योंकि निधि हमेशा ओट सी रहती थी, लेकिन अब निधि ने जैसे ही शादी कर ली थी तो वो साड़ी पहनती थी, जिससे निधि की बॉडी और फिगर हॉट लगता था और चेहरा निखरा हुआ रहता था, जिससे अब आदि की बुरी नजर निधि पर थी, इसलिए वो निधि को अपने ट्रिक में फंसाकर उसे पाना चाहता था। वही निधि आदि की बात सुनकर परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि वो ये बात क्या वीर को बता दे, लेकिन तभी सोचती है अगर वीर को पता चला कि निधि को आदि पसंद करता है तो कहीं वीर गुस्से में आदि को छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये इरादा छोड़ देती है और अपने डेस्क पर जाने लगी थी कि तभी मैनेजर आकर निधि से कहता है, निधि वीर सर के केबिन में जाओ। वही ये सुनकर निधि हैरानी से बोली, पर क्यों। मैनेजर निधि को घूर कर कहता है, तुम बॉस की सेक्रेटरी हो, याद है या नहीं, कुछ काम है तभी बोल रहा हूं न जाओ। वही ये सुनकर निधि चुपचाप वीर के केबिन में चली जाती है। तभी निधि वीर को देखकर कहती है, बाहर मैनेजर ने कहा कि आपको मुझसे काम है, जल्दी बोलिए क्या काम करना है। वही ये सुनकर वीर निधि को ऊपर से नीचे तक देखता है कि गहरी सांस लेते हैं, कहता है, बीबी काम बहुत ज्यादा है, तुम करते हुए कहीं बेहोश न हो जाओ, मेरी तो पहले से ही हालत खराब हो गई है। वही निधि को वीर की बात सही समझ में नहीं आती है और वीर से कहती है, सर क्या हुआ, ऐसा भी क्या काम है। वही ये सुनकर वीर अपनी चेयर पर से उठ गया है और निधि के पास जाकर उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे निधि वीर को घूरने लगी, क्योंकि अब वो वीर की बात समझ गई थी और कुछ कहती तभी उसकी नज़र वीर के केबिन में बने हुए दरवाजे पर गई, जिसे देखकर वो न मैं सर हिला कर बोली, छोड़िए मुझे, आप फिर से मुझे परेशान करने वाले हैं, छोड़िए मुझे।
वही वीर निधि को केबिन में बने हुए सीक्रेट रूम के अंदर ला देता है और अपने पैर से दरवाजे को बंद कर देता है और निधि को बेड पे पटक कर अपनी शर्ट उतार कर कहता है, बीवी जल्दी से अपनी साड़ी उतार दो, क्योंकि अगर मैं इसे खुद उतारूंगा तो बाद में ये पहनने लायक नहीं रहेंगी। वही ये सुनकर निधि मुंह बनाकर कहती है, जंगली शेर। वही वीर अपनी पैंट की बेल्ट को निकालकर निधि के पास आते हुए खुद उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर उसे कहता है, ओ तुम मेरी प्यारी सी हिरनी जिसे आज फिर से जंगली शेर कच्चा खाने वाला है। कुछ देर में निधि की साड़ी उसके शरीर से गिरकर नीचे फ्लो पे आधी फटी हुई थी। वही बेड पे वीर निधि में समा कर निधि के मुंह से आही सुनकर गोते लगा रहा था। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया। आज फिर तुम और EMSP 14 पे प्यार आया है, आज फिर तुम और EMSP 14 पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहिया बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में तू ही मेरा सब ले गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू ख्वाह मख्वाह, तू लाजमी, तू ही रजा, तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। इधर मूवी लोकेशन में आरव बानी को उसके मूवी लोकेशन में छोड़ने आया हुआ था और अभी दोनों कार में बैठे हुए थे, क्योंकि आरव सुल्तान को पहले से वहां पर खड़ा देखकर बानी को गुस्से में कहता है, अपने फालतू के भाई को जितना हो सके उतना जल्दी कहो कि मेरे घर से खुद और अपना कबाड़ लेकर निकल जाए, वरना तुम जानती हो मुझे इसे जान से सच में मार दूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये कहाँ का डॉन है। बॉस, आप हर बार अंडस को बड़ी ही को जान लिया मार देने की धमकी क्यों देते रहते हैं? देखिए मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे हैं और आप उन्हें जान से नहीं मार सकते हैं, और भैया कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए। वैसे भी भैया ने आपके घर में फ्री में अपने आदमियों को नौकर रख दिए हैं और आपके सभी सर्वेंट को छुट्टी पर भेज दिया है, बानी ने आरव से अपनी बेवकूफ़ी में कहा, जिससे आरव बानी को देखकर हक करते हुए कहता है, कभी कभी मन करता है तुम्हें भी जान से मार दूं। कहते हुए उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे बानी आरव से छूटने की कोशिश करने लगी। अच्छा अब जाने दीजिए, बानी ने आरव के गाल को प्यार से तारांकन कर कहा और कार से बाहर जाने लगी थी कि तभी आरव उसे सख्त आवाज में कहता है, मेरी बात हमेशा याद रखना कि अब मैं तुम्हारा। आरव अपनी बात पूरी भी बोल पाता तभी बानी ने रटू रोते की तरह कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद रखना कि आप मेरे हस्बैंड हैं, तो आपके सिवा मुझे कोई छू नहीं सकता है और मुझे खुद भी दूसरों से दूर रहना है, बस अपना काम करना है, ये ही ना। कहते हुए बानी आरव को देखने लगी, जिससे आरव बानी को घूरते हुए कहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम उस सांझ से दूर रहना, कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ बात करने की। अक्कड़बाज और खड़ूस के साथ आप बहुत जलनखोर इंसान हैं। सांझ मेरा दोस्त है समझे, तो मैं आपकी ये बात नहीं मानने वाली। आप जाइए, ऑफिस में जा रही हूँ। वही ये कहकर बानी कार से निकल जाती है, जिसके पास शूटिंग के कुछ मेंबर्स आकर बानी को लेकर चले जाते हैं। वही आरव अब अपना मिरर नीचे करके सुल्तान को देखता है, जो अब उसकी विंडो के सामने खड़ा हुआ मुस्करा रहा था, जिसे देखकर आरव उसे देखकर बोलता है, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तो मुझे दिखाने के लिए शहर में भी करना बंद करो समझे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डराने में आ गया ना तो सीधा तुम्हारा भी कर दूंगा, जिस तुम देख भी पा सकते हो। आरव ने सुल्तान को ये धमकी के साथ इसलिए कहा क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि सुल्तान आरव को डराने की सोच रहा था ताकि सुल्तान के डर से आरव डर जाए और बानी को छोड़ दे।
इसलिए आजकल सुल्तान शहर में बी कर रहा था, जिस वजह से सुल्तान का खौफ मुंबई में आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा था। लेकिन अब जिसके लिए वो ये खौफ दिखा रहा था वो उससे डर ही नहीं रहा था। आरव की बात सुनकर सुल्तान ने कहा, देख जीजा, मेरा भी यही मन है कि तुझे अपनी गोली से उड़ा दूं, लेकिन अब तुम मेरी बहना के पति हो तो तुम्हें मार कर उसे विधवा क्यों करूं? तो तुम्हें मेरी बहना को डाइवोर्स दे देना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, डाइवोर्स तो मैं तुम्हारा करवा दूंगा, हमारी लाइफ से समझे। आरव ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, तो हम डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुल्तान ने अपनी बेवकूफ़ी मैं अपना सर खुजा कर कहा, शट अप इडियट। ये कहकर अपना मिरर ऊपर कर रहा था कि तभी फिर से नीचे करके कहता है, बहुत शौक है न तुम्हें मेरी वाइफ के भाई बनने का, तो अब भाई का फर्ज निभाओ। आरव ने उसे देख कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सुल्तान ने जवाब दिया, मतलब ये कि बानी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करे और मेक श्योर कोई लड़का उसे छू न पाए, अंडरस्टैंड? आरव ने उसे कहा, जिससे सुल्तान सर हिलाकर हाँ बोल देता है, जिससे आरव के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई थी और वो वहाँ चला जाता है। जिसके बाद सुल्तान इधर उधर देखकर आंखों में शेड्स पहन लेता है और अंदर की तरफ चला जाता है। वही अब बानी शूटिंग के लिए रेडी थी और अभी पिंक कलर की साड़ी में पहने हुए अपने सीन और लिरिक्स को अच्छे से याद कर रही थी। तभी सुल्तान बानी के पास आकर उसे जूस का गिलास देते हुए कहता है, बहना पहले अच्छे से कुछ खा पी लो, उसके बाद अपना काम करो। वही ये सुनकर बानी जूस पीने लगी। तभी सांझ जो यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि बानी जिसकी मूवी की हीरोइन थी उसका प्रोड्यूसर सांझ था। एक बिजनेसमैन के साथ सांझ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाना माना प्रोड्यूसर था। सांझ जो बानी के पास आकर सुल्तान को इग्नोर करके उसे बोला, बानी आज तुम्हारा हीरो के साथ फर्स्ट शूट होगा, तो तुम पहले वाले सभी शॉट की तरह ये वाला शॉट भी अच्छे से देना, ओके? वही ये सुनकर बानी कहती है, सांझ वो तो ठीक है, लेकिन हीरो कौन है? क्योंकि मुझे तो अभी तक पता नहीं है कि इस मूवी में मेरा को स्टार कौन है। वही सांझ जो मुंह बना दिया सांझ को देख कर रहा था, क्योंकि पता नहीं पर उसे भी आरव की तरह सांझ बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद ये इस वजह से क्योंकि बानी सांझ से बात करती थी और अभी सांझ के साथ बात करते हुए सुल्तान को भूल गई थी। वही सांझ ने बानी से नॉर्मल होते हुए बोला, पहले ये बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? अरे ये कैसा सवाल है? मैंने तुम्हें बताया था न, मुझे चिराग रॉय बेहद पसंद है। लेकिन तुम ये कहकर बानी चुप हो गई, क्योंकि सांझ के चेहरे पर मुस्कान थी, जिस देखकर बानी शॉक्ड होते हुए बोली, मतलब क्या चिराग रॉय इस मूवी का हीरो है? सांझ ने स्माइल के साथ हाँ मैं बोलकर अपना सर हिला दिया, जिससे बानी खुशी से उछलकर बोली, क्या सच में? सांझ चिराग रॉय हीरो है? मतलब मैं उसे अपनी आंखों से देख सकती हूँ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बानी शांत हो जाओ, तुम अपने फेवरेट हीरो को देख क्या उसके साथ काम कर रही हो? तुम भूलो मत तुम हीरोइन हो, ओके? अच्छा कुछ देर में ही तुम्हारा शॉट्स चिराग के साथ रेडी होने वाला है, कहकर सांझ चला जाता है। जिसके बाद बानी खुश होते हुए सुल्तान को देखकर कहती है, भैया मैं चिराग रॉय की हीरोइन हूँ। वही ये सुनकर सुल्तान मन में बोलता है, अब ये चिराग रॉय कौन है जिसके लिए बहना कितनी ज्यादा खुश हो रही है? वही दूसरी तरफ ऑफिस में निधि एक टॉवल को मैं वॉशरूम से बाहर रूम में आ जाती है, जहां पर वीर शर्ट लेस होते हुए अपनी पेंट में खड़ा हुआ निधि को देखा जा रहा था, जिसे देखकर निधि फर्श पर अपनी फटी हुई साड़ी देखकर रोनी सी सूरत बनाकर वीर से बोली, अब मैं क्या पहनूं? वही ये सुन वीर निधि की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है, जिससे निधि डर जाती है कहीं वीर फिर से शुरू हो न जाए, इसलिए अपने कदम पीछे ले जाने लगती है, जिससे सीधा वॉल से जाकर सीधी खड़ी हो जाती है। जिसके पास आकर वीर निधि के ऊपर पूरा झुककर उसके कानों के पास कहता है, बीवी जब तक मैं तुम्हारे सामने हूं तो तुम्हें कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? और बीवी तुमने ये टॉवल क्यों पहन रखा है? तुम इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। कहते हुए वीर निधि के टॉवल को निकालने के लिए अपने हाथ से टॉवल को खींचने ही लगा था कि तभी निधि बोली, सर प्लीज अब और नहीं करना है मुझे।
बीवी प्लीज और करने दो न। वीर ने बहुत ही सेडेक्टिव वॉइस में अपनी उंगलियों को निधि के ऑफ शोल्डर पर धीरे धीरे चलाते हुए कहा, जिससे निधि वीर को कुछ बोल पाती। तभी वीर उसका टॉवल अपनी उंगलियों से गिरा देता है और वही निधि ये देखकर अपनी आंखें बंद कर देती है। तभी वीर निधि को देखकर फिर से पागल हो जाता है और उसी पोजीशन में निधि पर टूट पड़ जाता है और कसकर निधि को दीवार से सटाकर उसकी कमर को पकड़कर उसे में समा जाता है। वही दूसरी तरफ आरव अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी माधव उसके पास आकर उसे बोलता है, सर वो मिसेज किरण राजवत ने फिर से मैडम से मिलने की कोशिश करी है। वही ये सुनकर आरव उसे कुछ कहता है, जिससे माधव आरव के केबिन से निकल जाता है। जिसके जाने के बाद आरव गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से कहता है, वो औरत अपनी हरकतों से बाज जभी भी नहीं आएगी। अब मुझे खुद ही उन्हें बताना होगा कि अगर आरव खुराना की जान को छूने की कोशिश करने की क्या सजा होती है। वही अब आरव की कार एक बंगले में बाहर आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर आरव उस बंगले को देखकर अपने हाथों की मुट्ठी भर कर कस लेता है और गुस्से में कहता है, ये पहली और बस आखिरी बार है जो मैं उन्हें देखूंगा। और ये कहकर आरव कार से बाहर निकल जाता है और अपने तेज कदमों के साथ उस बंगले के अंदर चला जाता है। तभी उसके कदम अंदर आकर किरण जी को देखकर रुक जाते हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ सोफे पर बैठकर हंसकर बातें कर रही थी और काफी खुश लग रही थी। जिससे आरव को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में वही रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर अपने हाथ से जोर से नीचे फर्श पर पटक देता है, जिससे सोफे पे बैठे हुए का ध्यान फ्लावर वास की टूटने की आवाज से गुस्से में खड़े उनके दरवाजे पर आरव पर जाता है। जिसे देखकर शेखर जी और किरण जी दोनों थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार आरव उनके पास और उनके घर में आया हुआ था। आरव तुम, किरण जी ने उसे देख अपनी जगह से उठकर कहा। जिसे देखकर आरव किरण जी को देखकर बोलता है, मिसेज किरण राजवत, क्या हुआ? मुझे देखकर ऐसे हैरानी क्यों हो रही है, जब आप मेरी वाइफ के पास जाने की कोशिश कर सकती है। ये बात जानकर भी कि मुझे आपसे नफरत है, तो मैं भी क्यों नहीं आ सकता हूँ आपके इस मकान में। वही ये सुनकर किरण जी झेप जाती है और कुछ बोल पाती। तभी आरव उनके पास आकर अपने पेंट के पॉकेट में दोनों हाथों को डालकर उनके घर को नजर डालकर बोलता है, लगता है आपने इस मकान में को बड़े प्यार से रखा हुआ है। लेकिन कहकर आरव किरण जी को घूर कर दांत पीसते हुए कहता है, लेकिन लगता है अब आपको रास नहीं आ रहा है कि आपका ये मकान टूटकर मिट्टी बनकर रह जाए, और मैं कर भी सकता हूँ, समझी आप, मेरी वाइफ से दूर रहना, वरना आपका घर और आपकी दुनिया में पूरी तरह से तहस नहस कर दूंगा, और वो भी एक पल में। जैसे आपने मेरे डेट की करी थी, उन्हें चीट करके दूसरे आदमी के पास जाकर उन्हें हट करके। कितनी गिरी हुई औरत हैं आप। आरव तमीज से बात करो, तुम यहाँ आकर कुछ भी बकवास नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारे बाप को मैंने कभी प्यार नहीं किया है, मैं हमेशा तुम शेखर को प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ी और गलती से तुम पैदा हो गए। वही ये सुनकर आरव गुस्से में कहता है, इसलिए मुझे आपसे नफरत होती है, क्योंकि आप मेरे डैड के प्यार को समझ नहीं पाए, और घिन आती है मुझे आपसे कि कोई अपने बच्चे को गलती कैसे बोल सकती है। सच में आप कभी कभी मेरी माँ नहीं हो सकती हैं। अगर होती तो मुझे गलती नहीं कहती और नहीं मेरी खुशी में नज़र लगाने की कोशिश भी नहीं करती। न तो आप एक अच्छी वाइफ थी और न ही कभी अच्छी माँ। मुझे तो ये बात सोचकर ही हैरानी होती है कि आपके दूसरे बच्चे को भी आप गलती ही सोचती होंगी। वही ये सुनकर किरण जी को गुस्सा आता है और आरव से चिल्लाकर बोली, आरव हद में रहो अपनी, मैं तुम्हारी माँ। अपने मुंह से माँ का नाम भी मत लीजिए, क्योंकि मेरे लिए इस वर्ड और आपकी कोई जगह नहीं है। आरव ने उनकी आधी बात को काटकर अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मेरी माँ नहीं है आप, कुछ भी नहीं है आप मेरी। अंडरस्टैंड किरण राजवत, तुम मेरे लिए एक्सिस्ट भी नहीं करती हो, तो अब मुझे से और मेरी वाइफ से दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी मनहूस और बुरी शक्ल की बुरी नज़र मेरी वाइफ पर पड़े, क्योंकि वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वही इधर शूटिंग लोकेशन पर चिराज रॉय, जो देखने में सच में रणवीर कपूर की हरकत स्मार्ट और हैंडसम था और बॉलीवुड मूवीज में सबसे डिमांडिंग सुपरस्टार था, जिसकी कोई भी मूवी, सॉन्ग और कोई भी शो फ्लॉप नहीं होते थे।
वही आज के समय पर सभी लोगों की पसंद चिराग रॉय था और बानी भी उसकी बहुत बड़ी फैन थी, जिसे देखकर आज वो इतनी ज़्यादा खुद एक्साइटेड और नर्वस हो रही थी, जिस वजह से सीन लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि बानी चिराग को देखकर बार बार अपने डायलॉग बोल नहीं पा रही थी। वही अभी तक एक शॉट भी नहीं लिया गया था, जिस वजह से डायरेक्टर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेकर बैठ जाता है और वही बानी चिराग को देखकर खुश होते हुए बात करने लगी और उसे बताने लगी कि वह उसकी कितनी बड़ी फैन है। और वही चिराग अपनी तारीफ सुनकर बस स्माइल कर रहा था क्योंकि ये उसके लिए पहली बार नहीं था, क्योंकि जब भी कोई उसका फैन या कोई लड़की उसे पहली बार मिलती है तो ऐसे ही कहती है। तभी उन दोनों के पास सांझ आ जाता है, जो अभी कुछ देर पहले अंडरस्को बड़ी ही काम से बाहर गया था। सांझ बानी को देखकर चिराग से कहता है, चिराग बानी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यू मीन आप बानी को अच्छे से जानते हैं? चिराग ने सांझ की बात सुनकर उसे सवाल करते हुए कहा, जिसे सुनकर सांझ मुस्करा कर चिराग से बानी को देखकर बोलता है, हाँ बानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत ज़्यादा खास भी। ये खास वाली बात सांझ ने मन में अपने दिल में बसे हुए एहसास के साथ कहा। वही अब सांझ बानी को देखकर बोलता है, बानी आज तुम्हारा पहला शॉट्स चिराग के साथ कैसा रहा? तभी बानी कुछ कह पाती तभी अंडरस्को बड़ी ई के चिल्लाने की जोर जोर आवाज सुनाई दी, जिससे सभी पीछे मुड़कर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सुल्तान मूवी डायरेक्टर को पकड़ कर धो रहा है, जिसे देखकर कबीर हैरानी से बोलता है, ये कौन है और ये डायरेक्टर को क्यों पीट रहा है? जिससे बानी परेशान होते हुए जवाब देते हुए कहती है, मेरे बड़े भैया है, पर मुझे नहीं पता है कि ये उन डायरेक्टर को क्यों मार रहे हैं। बानी, ये सुल्तान पागल हो गया है क्या जो डायरेक्टर को पीट रहा है? सांझ ने बानी से कहा, जिससे बानी चिराग और सांझ को देखकर कहती है, तुम दोनों चुप रहो, मैं जाकर उन्हें रोकती हूँ। कहकर बानी जल्दी से आती है और गुस्सा करते हुए सुल्तान के पीछे खड़ी होकर कहती है, बड़े भैया छोड़िए डायरेक्टर को। बानी की आवाज़ सुनकर सुल्तान रुक जाता है, लेकिन तभी एक जोर से पंच मारकर डायरेक्टर को नीचे पटक कर अपने हाथों को झाड़ते हुए पीछे पलटकर बानी की तरफ देखता है, जो उसे घूर कर देख रही थी। तभी सुल्तान अपना गला साफ करते हुए कहता है, मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा है, गलती इस साले, सॉरी, मेरा मतलब है कि तुम्हारे डायरेक्टर की थी, वो यहाँ बैठकर अपने फ्रेंड के तुम्हारी बुराई कर रहा था कि तुम अच्छे से एक्टिंग नहीं करती हो, इसलिए मैंने इसे अच्छे से समझा दिया कि मेरी बहना कितनी अच्छी एक्टर्स है। वही ये सुनकर बानी अब डायरेक्टर को घूरने लगी, जो उसे देखकर डर से कुछ कहता। तभी बानी उसे कहती है, क्या कहा आपने मुझे कि मैं अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ? पिछले 4 दिनों से मेरे अलावा आपको कोई एक्ट्रेस अच्छी और होनहार नहीं लगती थी। दीपिका, आलिया, कैटरीना, कायरा से भी ज़्यादा टैलेंटेड मुझे समझकर मेरी तारीफ करते हुए थकते तक नहीं थे, और आज अपने मुझे खराब एटर्स कहा, और वो भी मेरी बुराई के करते हुए। तभी सांझ और चिराग भी वहां आ गए और उन्होंने सब कुछ सुन लिया, जिससे सांझ डायरेक्टर को देखकर बोलता है, फायर। वही ये सुनकर डायरेक्टर हैरानी से उन सभी को देखने लगा, क्योंकि एक तो उसे मार भी पड़ी और अब अपनी जॉब भी खो दी। वही अब बानी का मूड खराब हो गया था और अब वो एक चेयर पर बैठकर रो धो रही थी, जिसे सांझ और सुल्तान दोनों चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही चिराग अपना सैंडविच खाते हुए उन तीनों को देख रहा था। वैसे अभी चिराग को पता नहीं था कि बानी आरव की वाइफ है। फिलहाल उसे ऐसा लग रहा था कि सांझ बानी को लाइक करता है, क्योंकि सांझ बस बहुत शांत और प्यार से बानी को चुप करवा रहा था, और सुल्तान बानी को चुप करवाते हुए खुद भी बहना कहते हुए रोते हुए उस चुप करवा रहा था, जिससे चिराग समझ गया था कि सुल्तान बानी का भाई और सांझ बानी का आशिक। क्या मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करती हूँ? बानी रोते हुए बोली। नहीं बहना, तुम अच्छी एक्टिंग करती हो, और तुम रोना बंद करो। देखो, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। सुल्तान ने बानी को चुप करवाते हुए खुद भी रोते हुए कहा। वही सांझ वैसे सुल्तान को इग्नोर करके बानी को टिश्यू पेपर देते हुए उसे चुप करवाते हुए कहता है, बानी, मैंने उस डायरेक्टर को निकाल दिया है,
और वो खुद भी कहाँ अच्छा डायरेक्टर था, तभी तो उसे पता नहीं है कि तुम कितनी अच्छी और प्यारी हो। तुम हर चीज़ में टैलेंटेड हो। तुम्हें उस डायरेक्टर की बात दिल पर नहीं लगानी चाहिए न। अच्छा अब चुप हो जाओ। लेकिन सांझ, उस डायरेक्टर ने मेरी बुराई भी करी। मैं क्या सच में बुरी हूँ? बानी ने फिर भी रोते हुए। जिससे सुल्तान और सांझ उसे कुछ बोल पाते, तभी कोई बानी के सामने खड़े होकर उसे सख्त आवाज में कहता है, तुम बुरी नहीं हो, बस बहुत ज्यादा पागल हो। ये आवाज सुनकर बानी रोनी सूरत के साथ आंसू के बहाते हुए सर उठाकर देखती है, तो इस वक्त आरव उसके सामने खड़ा हुआ था, जिसे देखकर बानी आरव को रोते हुए घूर कर कहती है, आप अगर मुझे चुप नहीं करवा सकते हो तो मुझे स्टूपिड बोलकर और मत रुलाइए। वही आरव को देखकर सांझ बानी से दूर होकर चिराग के पास आ जाता है, और चिराग जो आरव को देखकर हैरान था। हाँ, वो आरव को जानता था कि आरव खुराना कोई मामूली इंसान नहीं था, पूरे वर्ल्ड में जाना माना टॉप टाइकून बिजनेसमैन था। चिराग ने आरव को बस मैगजीन में उसकी फोटो देखी थी और कुछ लोगों से सुना था कि आरव बहुत ही ज्यादा रूड है और लड़कियों से बात क्या उन्हें देखता तक क्या है, क्योंकि उसे लड़कियों से नफरत है। लेकिन अभी बानी जिस तरह वो आरव को घूर रही थी, तो इस वक्त सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। आरव बानी की बात सुनकर सुल्तान को घूर कर देखता है, जो अपने आंसू को टिश्यू पेपर से साफ कर रहा था, जिसे देखकर आरव सुल्तान से कहता है, इडियट। जिसे सुनकर सुल्तान उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूरने लग जाता है, जिसे आरव अब बिल्कुल इग्नोर करके बानी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, जिससे बानी आरव का हाथ छुटा कर कहती है, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। आपको मैं स्टूपिड लगती हूँ न, तो क्यों लेकर जा रहे हैं? आप खड़ूस है। वही ये सुनकर आरव बानी को पलटकर घूरता है, जिससे बानी आरव को भी घूरने लग जाती है। अपना ड्रामा बंद करो समझी, और चलो मेरे लिए, आरव ने उसे सख्ती से कहा, और बानी को घसीटकर अपने साथ लेकर जाने लगा, जिससे बानी रोते हुए मना करने लगी। वही ये देखकर सुल्तान को गुस्सा आता है और वो गुस्से में खुद से कहता है, मेरी बहना को ये इतने बुरे तरीके से प्यार करता है, इसलिए मुझे ये आरव खुराना पसंद नहीं है। खड़ूस जीजा, कहकर सुल्तान वहां से पैर पटक कर चला जाता है। वही चिराग हैरानी से अब तक ड्रामा देखकर बोलता है, आई कांट बिलीव इट हिज मैन आरव खुराना। वो ऐसे अंधस को बड़ी ही लड़की को कैसे लेकर गया है? वो आरव खुराना ही है, और बानी उसकी वाइफ है, सांझ ने चिराग से कहा। जिसे सुनकर चिराग एक बार शॉक्ड हो जाता है और फिर सांझ की तरफ देखकर बोलता है, व्हाट? शी इज आरव खुराना वाइफ? लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम उसे पसंद करते हो। हाँ, तो तुम्हें सही लगता है कि मैं बानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और बानी मेरे लिए वो लड़की है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकूंगा। आखिर मेरा पहला प्यार जो है, सांझ ने अपनी दिल की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए चिराग से कहा। जिसे सुनकर चिराग उसे देखकर बोलता है, तुम उसे इतना प्यार करते थे तो तुमने कोशिश क्यों नहीं करी उसे अपना बनाने की? अगर करते तो वो आज तुम्हारे साथ होती न। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरव खुराना अंडरस्को बड़ी ही लड़की, मेरा मतलब है कि वो मैरिड है, बानी उसकी वाइफ है, क्योंकि मैंने तो आरव खुराना के बारे में सुना था कि आरव खुराना को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज तक कोई रूमर गर्लफ्रेंड भी नहीं सुनी थी उसकी। वही सांझ मुस्करा कर बोला, मैं तब कोशिश कर भी पता, तब तक बानी के दिल में आरव आ चुका था। खैर, तुम आरव के बारे में बात कर रहे हो न, तो ऐसे शॉक मत हो, क्योंकि तुमने को कुछ भी सुना था वो सच था, और वही भी बानी के आने से पहले। आरव की लाइफ में बानी सब लड़कियों से अलग है, क्योंकि आरव के दिल पर बानी ने अपनी जगह बना ली थी, जो कोई भी नहीं बन सकती थी। चलो बैठकर तुम्हें और बताता हूँ, वैसे भी आज न तो डायरेक्टर है ना ही हीरोइन, तो पैकअप कर ही लेते हैं। वही दूसरी तरफ आरव की कार का पार्टीशन ऑन था, और वही कार की सीट पर बानी आरव के साथ में बैठी हुई थी, और अभी भी डायरेक्टर की बात से ज्यादा आरव के पागल होने की बात से अब कुछ ज्यादा रो रही थी, और वो भी जबरदस्ती जोर जोर से, क्योंकि उसे अब आरव पर गुस्सा आ रहा था। पहले तो वो उसकी अकेले में बेइज्जती करता था, अब तो बात घर से बाहर आकर 4 लोगों के सामने करी थी, और वो भी चिराग के सामने, जो उसका फेवरेट हीरो था।
आरव बानी को बिल्कुल भी चुप नहीं करा रहा था। हाँ, उसे बानी के जोर जोर रोने से इरिटेशन हो रही थी, जिससे आरव बानी को गुस्से में घूरता है और फिर अपने ईयरबड निकाल कर बानी को देखकर अपने कानों में पहन लेता है, जिसे देखकर बानी हैरान हो गई थी क्योंकि अब वो आरव को परेशान नहीं कर पा रही थी, जिससे बानी रोते हुए आरव की तरफ खिसककर आरव की गोद में आ लिपट कर बैठ जाती है और आंसू को टपकाकर आरव को दिखा रही थी कि ताकि अब आरव उसे प्यार से मना ले। वही आरव को अच्छे से पता था कि बानी जानबूझकर रो रही है और वो उसे परेशान कर सके, जिससे आरव बानी को पकड़कर अपने से अलग करके बगल में बिठा देता है, जिससे बानी रोना बंद कर देता है। लेकिन अब उसे सच में गुस्सा आ रहा था। पहले तो बस वो नाटक कर रही थी, लेकिन अब सच में उसे गुस्सा आ जाता है और वो आरव के कान से ईयरबड खींचकर कार से बाहर फेंक देती है, जिससे आरव उसे दांत पीसते हुए कहता है, ये किया तुमने? और आप क्या कर रहे हैं? खुद अंडस को बड़ी ही बात से गुस्सा है, लेकिन मुझे नहीं बता रहे हैं। बस गुस्से में मुझे भी गुस्सा दिला रहे हैं। मैं रो रही थी ना, आपको मुझे मानना चाहिए था। और आपको परेशान कर रही थी तो आपको मुझ मुंह से बोलकर डांट लगानी चाहिए, लेकिन आप साइलेंट मोड की तरह गुस्सा करते हुए बैठे हुए हैं और मुझे ये देखकर आप पर गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ है, प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि इस वक्त आप सच में परेशान हो। क्या आप मुझे कुछ नहीं समझते हैं? वही ये सुनकर आरव बानी को कसकर हग कर लेता है और आंखें बंद करके बहुत शांत आवाज में उसे कहता है, तुम प्लीज कभी भी मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो तो नहीं जाऊंगी ना। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं बहुत ज्यादा बुरा बन जाऊंगा। वही आरव ये सब किरण जी की वजह से बोल रहा था, क्योंकि किरण जी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसे वो पहले प्यार करता था। आखिर वो उसकी मॉम थी, लेकिन आज वो उनसे प्यार नहीं बस नफरत करता है, क्योंकि वो न तो आरव को अपना बेटा समझती है और न ही खुद को उसकी माँ, बस आरव को गलती समझती थी। आरव सच में बहुत हट था, लेकिन बस अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाकर बैठा हुआ था। आरव को बानी की जरूरत थी, इसलिए वो बानी को अपने साथ लेकर गया था। हाँ, वो उसे कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब बानी आरव को कुछ तो समझने लग गई थी, इसलिए आरव को परेशान कर रही थी ताकि आरव उसे कुछ तो कहे। आरव की बात सुनकर बानी आरव का चेहरा अपने नाजुक गोरे हाथ में रख देती है और अपना माथा आरव के माथे से जोड़कर कहती है, प्रॉमिस कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना, मुझे कोई भी नहीं संभाल सकता है। कौन मेरे इतने नखरे झेल सकता है जितना आज तक आप झेल रहे हो? वही आरव बानी के माथे को प्यार से तारानकन लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, और मुझे भी तुम्हारे सिवा कोई हैंडल नहीं कर सकता है। मैं कितना रूड हूँ, फिर भी तुम मेरे रूडनेस को समझकर भी मुझे समझ लेती हो। तो मुझे छोड़कर तुम भी कहीं मत जाना, वरना तुम्हें रूम लॉक कर दूंगा, समझी? वही ये सुनकर बानी पप्पी सा चेहरा बनाकर आरव को कहती है, मतलब आप मुझे क्या चिराग रॉय की हीरोइन भी बनने नहीं दोगे? वही ये सुनकर आरव की दोनों आईब्रो सिकुड़ जाती है और वो बानी के पप्पी से गालों को अपने हाथ से दबाकर बोलता है, अब ये कौन है? मेरा फेवरेट हीरो, जिसकी मैं हीरोइन हूँ। बानी ने आरव के हाथ को अपने गालों से हटाकर अपने दांत दिखाकर आरव को कहा, जिससे आरव बानी को घूरकर कुछ कहता। तभी बानी आरव के गाल पर अंडरस्कोर करते हुए बोली, लेकिन आप मेरे फेवरेट से भी लवली और खड़ूस हस्बैंड है न, मेरे तो आप ही ज्यादा फेवरेट है। वही ये सुनकर आरव बानी के टॉप के अंदर हाथ डालकर उसके कमर को सहलाते हुए कहता है, मुझे पहले कंफर्म करके दिखाओ कि मैं हो तुम्हारा फेवरेट हूँ। वही ये सुनकर बानी आरव को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि आरव की आंखों में अब एक शरारत नजर आ रही थी। खुराना मैंशन में रात के समय बानी इस वक्त आरव की बाहों में कैद थी और सियाकियां ले रही थी। वही आरव के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। तभी बानी अपनी सांस को काबू करते हुए मुश्किल से आरव कहती है, भूख भी लग रही है। वही ये सुनकर आरव को घूर कर देखता है और फिर बानी के अंदर से बाहर आकर बानी के बगल में लेट जाता है और तेज तेज सांस ले साथ हौंफ रहा था। वही बानी अब धीरे से बेड पे से उठकर अपने शरीर पर चादर लपेट कर बैठ जाती है, जिसे देखकर आरव भी अपनी शॉर्ट्स पहनकर रूम बानी से कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा भुक्कड़ हो। तुम उस पोजीशन में भी और चीज के बारे में कैसे सोच सकती हो?
क्या मतलब है आपका? शाम से रात हो चुकी है लेकिन अब मैं खाना भी नहीं सकती हूँ। आपको भूखे रहने की आदत होगी लेकिन मैं तो भूखा नहीं रह सकती हूँ। अब चुप हो, मेरे लिए खाना लेकर आइए। बानी ने मुंह बनाकर कहा, जिससे आरव अपनी शर्ट के बटन लगाकर उसे कहता है, 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ, समझी? कहकर आरव रूम से बाहर आ जाता है और नीचे किचन की तरफ चला जाता है जहां पर इस वक्त सुल्तान अकेले खुद खाना बना रहा था, जिसे आरव इग्नोर करके बानी के लिए प्लेट को खाना डालकर जाने लगा था कि तभी सुल्तान उसे रोक कर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। वही उसकी बात सुनकर सुल्तान उसे देखकर बोलता है, अगर तुम मुझे से फिर से धमकी देकर मेरा मूड खराब करने की सोच रहे हो तो मत करो बात मुझसे, क्योंकि ये काम मेरी वाइफ तुमसे पहले कर चुकी है। वही ये सुनकर सुल्तान उसे देखकर बोलता है, मेरी बहना को परेशान करना बंद कर दो, समझे? वो मेरी वाइफ है तो तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, जाकर अपने लिए वाइफ ढूंढ लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि अंडस को बड़ी ई की प्राइवेसी को कोई खराब कर देता है तो कितना गुस्सा आता है। आरव ने उसे रूड होते हुए कहा और वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद सुल्तान सोचते हुए बोला, अब मैंने क्या किया है जो इस जीजा मुझे शादी करने की एडवाइस दे रहा है। वही अब आरव रूम में आ जाता है, बानी को खाने की प्लेट देकर बालकनी में चला जाता है। वही बानी जल्दी से खाना खा लेती है, तभी आरव को ऐसे रूम से बाहर देखकर खुद अपने सीने तक चादर को अच्छे से लपेट कर बालकनी में आकर आरव के पास आकर उसे पीछे से हग करते हुए बोली, अच्छा अब सॉरी, आप अभी भी उस बात से नाराज हो गए हैं क्या जो मैंने आपको रोका? वही आरव बालकनी की रेलिंग को पकड़ कर खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही बानी को उस पीछे से आकर उस हक करते हुए उस सीने पर हाथ रखा तो आरव बानी की बात सुनकर नाराज होते हुए बोला, अब क्यों आए हो? जाओ खाना खाओ, क्योंकि तुम हर वक्त वही तो करती रहती हो, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता था कि मैं नाराज हूं या नहीं? तभी आरव की शादी सुनकर बिना कुछ कहकर बानी खुद आरव के सामने आकर खड़ी हो गई और आरव को देख मुस्कुराकर आरव के नेक पर अंडस्को कर देती है, जिससे आरव की आंखें बानी के टच से बंद हो जाती है। वही अब बानी धीरे धीरे अपने हाथ से आरव की शर्ट के बटन को खोलकर उसके सीने पर अंडस्को करने लगी, जिससे आरव का कंट्रोल खुद पर लूज हो जाता है और वो एकदम से बानी को बाहों में उठाकर रूम में लेकर आ जाता है और बेड पे पटक कर अपनी शर्ट फेंक कर आरव बानी पर जैसे ही टूटने वाला था कि तभी बानी मुंह बनाकर बोली, आप तो नाराज होकर थे न? वही ये सुनकर आरव बानी को घूर कर देखता है, लेकिन तभी बानी की बात का कोई जवाब न देकर बानी के लिप्स रख अपने लिप्स पर रख करने लगा, और अंडस्को करते हुए आरव अपने हाथ से बानी के शरीर से चादर को निकाल कर फेंक देता है और उसके उभारों को अपने दोनों हाथों में भर कर उसे सहलाने लगा, जिससे बानी मीठी मीठी आहें भरने लगी। तभी बानी की जोर से चीख निकल पड़ी, क्योंकि आरव बानी के अंदर फिर से समा जाता है, जिससे बानी आरव को नम आंखों से देखकर अपनी आंखें बंद कर देती है। वही आरव बानी के साथ काफी समय तक प्यार करता रहा, तभी जब वो खुद सैटिस्फाइड हुआ तभी वो बानी से अलग होकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तब तक बानी थककर इतनी ज्यादा चूर हो गई थी कि उसकी आंख भी नहीं खुलती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है, जिसे आरव बस देखा जा रहा था। तभी आरव के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। सुबह के समय बानी जो आरव को घूर कर देखकर सेब खा रही थी, तो वही आरव जो अपनी फोन पर बात कर रहा था। तभी बानी की घूरती हुई नज़र को फील करते हुए आरव फोन काट देता है और बानी के पास आकर बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? आप फोन पर अंडस्को से इतनी बात कर रहे हैं? बानी ने आरव से शक से कहा। वीर का फोन था, वो ऑफिस में आज कुछ न्यू क्लाइंट आने वाली है तो बस उसे बारे में बात कर रहा था, आरव ने उसके बात पर जवाब देते हुए कहा, जिससे बानी खुश होते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, अगर कोई लड़की होती न तो मैं आपको छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। क्या बोल रहे हो? मैं अंडस्को बड़ी ई लड़की से क्यों बात करूंगा, तुम जानती हो मुझे, मैं कैसा हूँ? आरव ने उसे कहा। वही ये सुनकर बानी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि आप कैसे हो। क्यों कोई लड़की आप जैसे खड़ूस से बात करेगी तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ है।
तुम सच में बहुत अजीब हो, क्या तुम जानती हो इस बात को? आरव ने बानी की कमर पर हाथ रखकर उसे कसते हुए कहा, जिससे बानी बोली, अगर मैं अजीब हूं तो आप खड़ूस है। तुम जब भी ऐसा कुछ बोलती हो न, मन करता है तुम्हारी जुबान काट दूं। आरव ने बानी के गाल पर तारांकन कर कहा, जिससे बानी आरव को कहती है, मुझे ऐसा रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं है, जब आप मेरी बुराई के साथ मेरे साथ। आगे बानी अपनी आवाज भी निकाल पाती, तभी आरव ने उसकी आवाज को अपने सर्द सांसों में घुल दिया था। एक लंबी अंडस्को के बाद बानी मिरर को अपने को देखकर आरव को घूर रहा देखकर कहती है, मेरी लिपस्टिक खराब कर दी है आपने, मन कर रहा है कि आपको मुंह तोड़ दूं। वही आरव अपने रुमाल से अपने पर बानी की लगी हुई लिपस्टिक को साफ करते हुए बानी से बोला, अगर हिम्मत होती तो तोड़ देती, चुपचाप अपना चेहरा ठीक करके नीचे आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहकर आरव रूम से निकल जाता है, जिसके लिए बानी अपना चेहरा ही धोने वॉशरूम में चली जाती है। वही आरव नीचे आकर देखता है जहां पर सुल्तान के आदमी, जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और अजीब गुंडे वाली शक्ल के थे, लेकिन अभी आरव के घर में सभी नौकर की तरह साफ सफाई और दूसरे काम कर रहे थे, जिन्हें देखकर आरव अपने हाथ गुस्से में कस लेता है और फिर सुल्तान के पास आकर उसे कहता है, तुम यहाँ पर खुद और अपने आदमियों के साथ मेरे घर में 1 हफ्ते से रह चुके हो, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और वो भी अभी। सुल्तान जो अखबार पढ़ रहा था तभी आरव की शादी को इग्नोर करते हुए अखबार की हेडलाइंस को पढ़कर बोला, एक साले को निकलाने से उस जीजा का अपनी वाइफ से तलाक हो गया। साला को आया गुस्सा तो गुस्से से कर दिया अपने ही जीजा का कत्ल। सुल्तान का खौफ मुंबई में तेजी से फैल रहा है, कोई उसे रोक नहीं सकता है, और कोई भी रोकने की कोशिश भी करता तो अगली हेडलाइन में वो सुल्तान के साथ सीधा अखबार में आ जाता है। ये कहकर अखबार अपने चेहरे पर से हटाकर आरव को देखकर इविल स्माइल करता है, जिससे आरव गुस्से में उसका अखबार छीनकर उसके मुंह पर जोर दिया पंच मार देता है, और वही ये देखकर ये सुल्तान के अभी आदमी एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और अपने वेपन निकाल कर आरव के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। अपने से कहो, अपने खिलौने अपने पास रखो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरव ने सुल्तान का कॉलर पकड़ कर कहा, जिससे सुल्तान आरव को गुस्से में कुछ कहता है, लेकिन तभी उसकी नजर बानी पर जाती है जो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आने वाली है, जिसे देखकर सुल्तान अपने आदमियों को अपने वेपन छुपाने के लिए बोल देता है, उन्हें अपना अपना काम करने के लिए कहता है, और फिर आरव को देखकर एक टेडी स्माइल करने लगा, जिसे देखकर आरव सुल्तान के मुंह में पंच मारकर उसे नीचे फेंक कर देता है, और गुस्से में अब आरव सुल्तान को कुछ बोल पाता तभी बानी उसके सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में आरव को घूरने लगी, जिसे देखकर आरव सुल्तान को गुस्से में देखता है, जो बानी के पीछे खड़े हुए उसे अपने इविल स्माइल दिखाकर उसे डेंजरस का साइन दे रही था। वही आरव सुल्तान को इग्नोर करके बानी को कुछ कह रहा था कि तभी बानी उसे नाराज होते हुए कहती है, मैंने आपको कहा था ना, आप बड़े भैया के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा, ये जानते हुए भी कि बड़े भैया और आपको लड़ाई करते हुए देखकर मुझे बुरा लगता है। आप क्यों उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं? हाँ, वो थोड़े से बुरे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है जितने कि आप जो उनके साथ प्यार से नहीं रह सकते हैं। आप कभी भी मेरी बात नहीं मानते हैं और बड़े भैया मेरी हर एक बात मान जाते हैं। मैंने उनसे कहा था कि वो आपके लिए अच्छे से रहे, कोई भी लड़ाई नहीं करे, और वो वैसा ही कर रहे हैं। और आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये कहकर बानी आरव से नाराज होकर जाने लगती है कि तभी आरव बानी का हाथ पकड़कर सांस लेते हुए मुस्कुराकर सुल्तान को देखकर बोलता है, माय शार्प रैबिट, तुम्हें अंडस्को ने कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भैया के साथ फाइट कर रहा हूँ? वो तो सुल्तान ने कहा उसे मुझसे बॉक्सिंग सीखनी है, मैं तो बस वही बता रहा था और तुम आ गई। अगर यकीन नहीं हो रहा था तो अपने इस बड़े भैया से पूछ लो, जो बिल्कुल ठीक है, कोई चोट भी नहीं लगी है उसे। वही ये सुनकर सुल्तान अपने गाल पर हाथ रख देता है जहां उसे दर्द हो रहा था, बस भी नहीं निकल रहा था। बानी आरव की बात में सच में यकीन करते हुए सुल्तान की तरफ देखती रही, जिसे कोई चोट नहीं लगी थी, जिसे देखकर बानी सुल्तान को देखकर चैन की सांस लेते हुए बोली, आप ठीक है?
बड़े भैया आप भी न, क्या जरूरत है आपको बॉक्सिंग सीखने की। अरे आपका नाम ही काफी है सबको डराने के लिए। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, ओके। कहकर बानी आरव के साथ जाने लगी, जिसे जाते हुए देखकर सुल्तान का एक आदमी सुल्तान के पास आकर उसे आइस पैक देते हुए कहता है। सुल्तान अपने मैडम को बताया क्यों नहीं है कि जीजाजी ने झूठ कहा। क्योंकि मैं अपनी बहन को हर्ट नहीं करना चाहता था। बहना जीजाजी जितना प्यार करती है उतना ही विश्वास भी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका विश्वास कभी टूटे। खैर मैं तो बस जानबूझकर जीजा को डरा रहा था। मेरा जीजा साला बहुत चालाक है। बहना का माइंड वॉश ही कर दिया। सुल्तान ने अपने गाल पर आइस पैक लगाकर कहा। वही आरव बानी को उसकी लोकेशन में छोड़कर जाने लगता है, जिससे बानी कार के अंदर आकर एकदम से आरव के गाल पर अंडरस्को करते हुए जाने लगती है कि तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए कहता है। अब ये क्या था? क्या था मतलब? वो मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मैंने आपको कितना कुछ जो सुना दिया था आपको गलत सोचकर। बानी ने आरव से कहा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने गलत सोच लिया था जो बल्कि सच था। लेकिन आरव ने बानी को अपनी बातों में फंसाकर बानी को गलत साबित कर दिया था, जिससे बानी को बुरा लग रहा था। बस प्यार से आरव को सॉरी के बदले एक अंडरस्को दे रही थी। वही बानी की बात सुनकर आरव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो बानी को खींचकर अपने करीब कर लेता है और बानी को देखकर बोलता है, तो अच्छे से सॉरी कहो ताकि मुझे फील हो। मतलब? बानी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, जिससे आरव उसे कहता है, तुम क्या सच में हो? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आता है? मुझे लिप टू लिप अंडरस्को करो। आपका दिमाग खराब है, मुझे नहीं करनी है। घर में की तो थी, और अब मुझे फिर से मेरी लिपस्टिक खराब नहीं करनी है। छोड़िए मुझे। बानी ने आरव को देखकर अपनी आंखें चढ़ाकर कहा, जिससे आरव बानी को देखकर बोलता है, तो फिर ठीक है, जब तक तुम मुझे मेरी अंडरस्को नहीं दूंगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। बॉस छोड़िए मुझे आप, मैं ये चिपकू जैसी आदत अच्छी नहीं लगती है। बानी ने आरव से चीढ़ कर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अंडरस्को करो मुझे। अगर मैं तुम्हें अंडरस्को करूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे सिसकी मेरे कानों में न सुनाई दे। तो अब सही से सोच लो। आरव ने बानी की आंखों में देखकर उसे वार्न करते हुए कहा, जिससे बानी आरव की बात का मतलब समझ जाती है और डरते हुए खुद से मन में कहती है, सोच क्या कर रही है? बानी, एक अंडरस्को करने से बस लिपस्टिक ही खराब होंगी, लेकिन अगर इन्होंने अंडरस्को किया तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। पहले से ही रात को कम खातिरदारी हुई है तेरी इस खड़ूस से जो तू इसे मौका देना चाहती है। तभी ये कहकर बानी मना करते हुए बोली, आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ अंडरस्को आपको। तो जल्दी करो न, और वो भी बुरी तरीके से। आरव ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, जिससे बानी डर जाती है और आंखें बंद करके अपने कांपते हुए को आरव के सख्त के पास जाकर मिला देती है और खुद ही उसे अंडरस्को करने लगी, जिससे आरव बानी की कमर को कस लेता है और फिर बानी हैरानी से आंखें खोलकर आरव को देखने लगी, जो अब खुद बानी को अंडरस्को कर रहा था। कुछ ही देर बाद बानी रोनी सूरत बनाकर आरव को देखती है, जो उसकी खराब लिपस्टिक को देखकर मुस्करा रहा था। तभी बानी जल्दी से अपने कपड़े को ठीक करते हुए कार में से बाहर निकल जाती है, क्योंकि आरव ने अंडरस्को करने के साथ बानी के साथ कुछ ज्यादा ही रोमांस कर लिया था, जिसे बानी रोक कर भी रोक पाई थी। वही आरव कार ड्राइव करके मुस्करा कर वहां से निकल है और अब सीधा अपने ऑफिस में अपने केबिन में आकर अपना काम करने लग जाता है। तभी उसके रूम में वीर परेशान होकर आता है, जिसे देखकर आरव उसे बोलता है, अब क्या हो गया है तुझे? फालतू में मेरे केबिन में क्यों घुस गया है? वही वीर परेशान होकर बोलता है, आरव यार एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट? तो इसमें क्या करूं? आरव ने बिना उस पर इंटरेस्ट लेते हुए कहा, जिससे वीर हैरानी से उसे देखकर बोलता है, तू सच में मेरा दोस्त है या दुश्मन, जो मेरी बात को सुनना भी नहीं चाहता है? तू सच में बहुत बड़ा बुरा है। अगर तेरा हो गया है तो तू यहाँ से जा सकता है। आरव ने उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा।
जिससे वीर उसे गुस्से में घूरता रहता, लेकिन तभी आरव के पास आकर उसके सामने सीट पर बैठकर रोते हुए एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। वो वापस आ गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निधि को क्या कहूँगा। अगर उसे पता चला कि उससे पहले मैंने एक लड़की को कॉलेज टाइम पर 2 साल तक डेट किया था, वो कहीं मुझे गलत न समझ ले। वही ये सुनकर आरव उसे घूर कर देख कर बोलता है, तो ये तेरी प्रॉब्लम है। अंडस्को ने कहा था उस लड़की को उस समय डेट करने के लिए, तब तो तूने उसे पाटने के लिए पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज करने की बेवकूफ़ी करी थी। उस समय मुझे क्या पता था कि मुझे निधि से सच्चा प्यार हो जाएगा। तब मैं सच में बेवकूफ़ था। आरव बोल न क्या करूं। वीर ने अपनी बात करके हौप के साथ आरव से पूछा। लैपटॉप की बोर्ड पर उंगली चलाते हुए आरव उसे कहता है, तेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि तू खुद अपनी वाइफ से डाइवर्स ले ले, ताकि तेरी गर्लफ्रेंड की वजह से तेरी बीवी तुझे डाइवर्स न दे दे। ए फ्लैट आगे। आरव को डाइवर्स वाली बात सुनकर वीर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं तेरी तरह नहीं हूँ समझा, जो हर बार डाइवर्स लेकर अपनी बीवी को हर्ट करूँ समझा। मैं यहाँ पर तुझसे हेल्प लेने आया था कि तू मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, लेकिन तेरा तो हर बार का नाटक है कि अंडस्को बड़ी ई के पचड़े में न पड़ने की। जा रहा हूँ मैं, मेरी प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। कहकर वीर जाने लगा था कि तभी आरव उसे जाते हुए देखकर बोला, जब पता है कि तेरी प्रॉब्लम है तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जा रहा है तो दरवाजा बंद करके जाना। वही ये सुनकर वीर उसे देखकर मुंह बनाकर निकल जाता है। जिसके बाद आरव फोन निकालकर दर्श को कॉल करके कहता है, वीर की गर्लफ्रेंड इंडिया आ रही है, उसका कुछ करो, हो सके तो वापस भेज देना। कहकर आरव कॉल कट कर देता है और वही अपना काम करने लगा। वही दूसरी तरफ दर्श, जो इस समय अपनी बाइक पर बैठ बियर पी रहा था, आरव के कॉल कटने के बाद दर्श डेविल स्माइल करते हुए कहता है, गर्लफ्रेंड आ रही है तो वापस भेजने की क्या जरूरत है बॉस, आप फिक्र मत करिए, मैं अच्छे से गर्लफ्रेंड का ध्यान रखूंगा। वही दूसरी तरफ मूवी लोकेशन में मूवी का न्यू डायरेक्टर आ गया था, जो इस वक्त कैमरे पर बानी और चिराग के सीन को देखकर कट बोल देता है, जिससे बानी वहां से जाने लगती है, जिसे रोकते हुए चिराग उसे कहता है, बानी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। वही बानी मान जाती है और फिर एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तभी चिराग ने बानी से कहा, तुम आरव खुराना की वाइफ हो तो तुम्हारे बारे में आरव खुराना ने अंडस्को बड़ी ही भी कुछ बताया क्यों नहीं है। मतलब तुम्हारे हस्बैंड आरव खुराना का पब्लिक और सोशल नेटवर्किंग स्टेट्स अभी सिंगल है, क्या वो तुम्हें सीक्रेट रखना चाहता है, पर क्यों। वही ये सुनकर बानी पहले तो हैरान रह जाती है कि चिराग को उसके और आरव के बारे में पता कैसे चला, लेकिन तभी चिराग की पूरी बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि बॉस चाहते हैं कि मेरे बारे में जायदा अंडस्को बड़ी ई को कुछ पता न चले, और वो भी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि अगर अंडस्को बड़ी ई को पता चला कि वो उनकी वाइफ हूँ तो लोग मुझे बस आरव खुराना के नाम से जानेंगे और यही सोचते रहेंगे कि ये मूवी मुझे उनकी वजह से मिली है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस मुझे मेरी मेहनत से मिली है और बॉस मेरी इस मेहनत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, और वो मुझे सीक्रेट नहीं रख रहे हैं, बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे ये बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में ये कैसे पता चला। बानी ने आखिर में उसे पूछा, जिससे चिराग ने सांझ का नाम बता दिया था, जिससे बानी सब समझ जाती है लेकिन तभी कुछ नहीं कहती है। पर तभी चिराग उसे देखकर बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तो हमेशा अपने हस्बैंड को अपने पास रखना। क्या मतलब, बानी ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, जिससे चिराग उसे फोन पर आरव की एक फोटो पर बहुत सारी लड़की के कमेंट देखा कर कहता है, देखो मैं भी सेलिब्रेट हूँ, लेकिन सारी लड़कियाँ मुझसे ज्यादा तुम्हारे हस्बैंड आरव खुराना की फैन क्या उसके लिए पागल है, बस शादी करने, तो कोई उसे पाने के सपने देख रही है, बल्कि आरव को अपना लाइफ पार्टनर मान चुकी है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है। वही ये सब कुछ सुनकर बानी कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हंसते हुए बोले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि बॉस बस मुझे प्यार करते हैं और उनकी लाइफ में बस एक मैं ही लड़की हूँ जिन्होंने मुझे अपने दिल में जगह दी है, तो बाकी इन लड़कियों का कोई चांस नहीं है क्योंकि उन्हें अंडरस्कोर बड़ी ई में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। बानी ने खुद को चने को झाड़ पर चढ़ाते हुए चिराग से कहा। वही ये सुनकर चिराग ने उसे कहा, बात तो तुम सही है रही हो, लेकिन याद करो तुमसे पहले भी उसे कहाँ अंडरस्कोर बड़ी ई लड़की पर इंटरेस्ट था, लेकिन जब वो तुमसे मिला तो उसे तुम्हें इंटरेस्ट आए न, तो तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकती हो कि आरफ खुराना को तुम्हारे अलावा अंडरस्कोर बड़ी ई भी लड़की से इंटरेस्ट नहीं होगा। जरा दिमाग लगाकर सोचो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चिराग की बात सुनने के बाद सच में बानी सोचने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है। बानी सोचते हुए खुद ही मन में कहने लगी, सच में बॉस को पहले लड़कियों से नफरत थी, तभी तो पहली बार उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें मैं अच्छी लगने लगी, तो क्या जब मैं उन्हें अच्छी लग सकती हूँ तो क्या और लड़कियाँ? कहकर बानी का दिल घबरा गया और वो अब बहुत फिक्र के साथ कबीर से अपने नाभि को दांत से चबा कर बोली, कबीर मुझे क्या करना होगा ताकि बॉस मेरे अलावा अंडरस्कोर बड़ी ई लड़की को देखे नहीं और न ही कोई उन्हें अच्छी लगे? वही ये सुनकर कबीर उसे कहता है, बस अब तुम्हें जितना हो सके अपने हस्बैंड और उसके आसपास नज़र रखनी होगी ताकि कोई लड़की आरफ पर ट्राई करने की कोशिश भी न करे। और वो कैसे करना है ये बात तुम अच्छे से जानती हो, आखिर वाइफ हो उसकी, वो तुम्हारे अलावा अंडरस्कोर बड़ी ई और देख भाई न पाए। वही ये सुनकर बानी थोड़ी सी शर्मा जाती है। वही दूसरी तरफ ऑफिस में निधि सभी एम्प्लॉय के साथ इस वक्त आरव और वीर के सामने मीटिंग रूम में खड़ी थी, जहां पर आदि भी मौजूद था और वो जानबूझकर निधि के पीछे खड़ा हुआ था ताकि पीछे से निधि को छू सके और वो निधि को टच कर पाता। तभी निधि निधि से अपने पास बुलाकर कहता है, मिस निधि प्लीज यहाँ पर आकर सभी को बताइए सभी एम्प्लॉय के लिए कौन से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लिए गए हैं जिन्हें अब सभी फॉलो करने वाले हैं। वही ये सुनकर निधि आदि के आगे से हटकर सबके सामने आकर सभी को रूल्स एंड रेगुलेशन बताने लग जाती है। और वही आदि जिसका ध्यान बस निधि की कमर और ब्लाउज में थोड़े से शो हो रहे क्लीवेज पर था, जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो रही है कि वो अपने साथ खड़ी हुई एम्प्लॉय जो उससे पहले ही पट चुकी थी, वो चुपके से सभी की नज़र से बचकर उस लड़की को कमर पर हाथ रखकर सहलाने लगा, जिससे वो लड़की स्माइल करते हुए उसका हाथ हटाकर उसके कान में धीरे से कहती है, आधे घंटे बाद ब्रेक लेकर रेस्टरूम में आ जाना। वही ये सुनकर मैं आदि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो हाँ में सर हिला देता है और फिर से निधि को ताड़ने लगा। तभी कुछ देर बाद सभी एम्प्लॉय के जाने के बाद निधि भी सबके पीछे पीछे जा रही थी, जिसका हाथ एकदम से वीर आरव के सामने पकड़ लेता है, जिससे निधि आरव को देखकर वीर को हाथ छुड़ाने के लिए कहती है, जिससे वीर आरव को देखता है जो उसे देखकर अब बिना उसमें कोई इंटरेस्ट लेते हुए वहां से निकल जाता है और साथ में दरवाजा जोर से बंद कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर निधि कंफ्यूज्ड हो जाती है। लेकिन वही वीर मुस्कुराकर निधि के गाल पर तारांकन कर प्यार से कहता है, तुम्हें पता है ना हम कल हनीमून पर जा रहे हैं? वही ये सुनकर निधि हैरानी से वीर को देखकर कहती है, क्या हनीमून? लेकिन मुझे ये बात पता नहीं है, आपने ये कब प्लान किया? बीवी अगर पता नहीं है तो अब मैंने बता दिया है न, और ये प्लान मैंने तुम्हें देखकर अभी बना दिया है, क्योंकि मेरा अब बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ हनीमून मनाने का। वीर ने निधि को गले में होठों को फेरते हुए कहा, जिससे निधि वीर से घबराकर इतना ही कहती है, लेकिन तभी वीर ने उसके सीने को देखकर अपने हाथों से उसकी कमर को कसते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं बीवी, हनीमून मनाने हम जाएंगे और जब तक मन करेगा फुल एंजॉय करेंगे, क्या पता तब तक मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बना दूं। वही ये सुनकर निधि को बहुत शर्म आ जाती है और वो जल्दी से वीर को अपने आप से दूर करके जाने लगती है, जिसका साड़ी का पल्लू वीर खींच लेता है, जिससे निधि का पल्लू उसके सीने से हटकर गिर जाता है कि वो हैरानी से वीर को देखती है, जिसने उसकी साड़ी का पल्लू अपने हाथ की मुट्ठी में भर कर रखा हुआ था, जिससे निधि अपने पल्लू को वीर से छुटाने के लिए कहती है, मुझे जाना है प्लीज छोड़ दीजिए न। वही वीर निधि की तरफ बढ़ते हुए उसकी साड़ी का पल्लू हाथ में लेते हुए उसके सीने को
भरी नजरों से देखकर कहता है, अभी तो मैंने अच्छे से पकड़ा कहाँ है जो मैं तुम छोड़ने के लिए बोल रही हो। वही निधि वीर की आंखों को देखकर समझ जाती है कि वीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जिससे निधि जल्दी से वीर के हाथ से अपने पल्लू को खींचकर अपने पल्लू को अपने सीने में डालकर वीर को देखकर हंसते हुए कहती है, बेशर्म आदमी, कहकर अब दरवाजा खोलकर चली जाती है।